हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। वन डेथ। राहुल जब छोटा था तब उसका माता पिता का निधन हो गया था और तब से राहुल अपने चाचा और चाची के साथ रह रहा है, जिन्होंने राहुल की देखभाल अपने बच्चे जैसे कर रहा है। ऐसा लगता है कि राहुल उसका असली बेटा है और राहुल को कभी भी माता पिता का कमी नहीं होने दिया। जब राहुल पहली बार परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था तो उसका चाचा चाची बहुत खुश हुए थे, इसलिए राहुल कड़ी मेहनत की और उसके बाद हर बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब राहुल 16 साल का हुआ तो उसका चाचा और चाची दूसरे शहर में चले गए, इसलिए राहुल अपने नए स्कूल के छात्रावास में रहने लगा। राहुल की कक्षा में एक लड़की थी और वह बहुत सुंदर थी। उसका नाम लिली था। राहुल को लगता था कि लिली से राहुल को प्यार हो गया था, लेकिन राहुल अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करने वाला नहीं था, इसलिए राहुल अपने मन की भावनाओं को लिली से नहीं कहा और अपने चाचा और चाची को खुश करने के लिए राहुल अपने पिछले स्कूल की तरह ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। लेकिन जब राहुल अपने नए स्कूल में रैंक 1 हासिल किया और दूसरे की तुलना में राहुल पढ़ाई एक तेज लड़का था, राहुल बहुत खुश हुआ था जब उसने अपने नए स्कूल में रैंक 1 हासिल किया। राहुल की कक्षा में सबसे सुंदर लड़की लिली ने एक दिन अध्ययन संबंधी मदद के लिए संपर्क किया। राहुल बहुत खुश था कि लिली ने अध्ययन संबंधी मदद के लिए संपर्क किया है। फिर लिली को अध्ययन संबंधी से राहुल उसकी मदद करता था और हर दिन अध्ययन समझाने के बाद थोड़ी समय के लिए हंसी मजाक भी किया करते थे और राहुल को लगा कि उसका जीवन परिपूर्ण है। लेकिन एक दिन राहुल की कक्षा के 3 लड़के अचानक स्कूल के बाद राहुल के पास आए। उन्होंने राहुल को लिली के साथ बातचीत बंद करने की धमकी दी या वे उसे स्वर्गलोक पहुंचा देंगे। बेशक राहुल पहले तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक और हफ्ते के बाद जब राहुल स्कूल से घर जा रहा था तो एक वैन अचानक उसके पास आकर रुक गई और राहुल अपहरण कर लिया गया। वे राहुल को किसी सुनसान जगह पर ले गए और उन्होंने राहुल पीटा, लेकिन उन्होंने उसे उन जगहों पर दर्दनाक चोट पहुंचाई जो कपड़े पहनने के बाद नहीं देखे जा सकते। जिन लोगों ने राहुल को पीटा वे राहुल की कक्षा के 3 लड़के और वैन चलाने वाले एक व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार फिर राहुल को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम लिली के साथ बातचीत करता रहा तो तुम्हारे चाचा और चाची को तुमको घर से बाहर निकाल देने के लिए परेशान करेंगे और उन्हें भी परेशान करेंगे। वह लोग राहुल को चेतावनी देने के बाद फिर राहुल को जहां से अपहरण किया था वहीं लाकर छोड़ देता है। दूसरे दिन स्कूल में राहुल लिली से कहता है कि लिली, तुम मुझसे बात करना बंद कर दो क्योंकि मैं अपने मामलों के कारण अपने चाचा और चाची को परेशान नहीं करना चाहता। वे पहले से ही अपने 2 बच्चों के प्यार को मेरे साथ बांट रहे हैं और मैं अपनी बातों की वजह से उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता। राहुल लिली से बातचीत बंद करने के बारे में कहकर फिर वह वहां से चला गया। राहुल अपने चाचा और चाची को अपनी चोटों के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि राहुल नहीं चाहता था कि वे उसकी वजह से चिंता करें। लेकिन एक हफ्ते बाद लिली अचानक राहुल के घर आ गई। दूसरी तरफ ए बिग मैंशन में बॉस कपूर, जो लगभग 18 साल की उम्र में दिखता था, एक राजा के आकार के बिस्तर पर लगभग 30 साल की महिला के साथ मस्ती कर रहे थे। पलंग के पास एक छोटी सी मेज थी और उस पर एक टेलीफोन था जो बजने लगा। ट्रिरिंक ट्रिरिंक। फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले कपूर रुक गया और टेबल की दिशा की ओर बढ़ गया। जो कुछ भी है यह महत्वपूर्ण है, अब बोलो, कपूर खराब मूड में बोला क्योंकि वह अपने मस्ती के घंटों के दौरान उत्तेजना में था। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की कर्कश आवाज आई, बॉस कपूर, मैडम लिली एक छोटे से बैग के साथ उस लड़के के घर गई। हम नहीं जानते कि उसका उससे मिलने का उद्देश्य क्या है। हमें क्या करना चाहिए? उस कमीने, मैं उसके बारे में सुनकर थक गया हूं। कल उस कमीने का अपहरण कर लो और उसे मार डालो। मैं पुलिस और मीडिया को संभाल लूंगा। रुको, उसे सीधे मत मारना। उसे मारने से पहले उसे कष्ट देना। उद्धरण चिन्ह। ठीक है साहब, टेलीफोन की दूसरी तरफ से कहा। राहुल के घर के पास कहीं एक पागल आदमी सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, बॉस सीधे इस बार मारने के लिए कह दिया है। नमस्कार, मेरा नाम रोजी है। मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ आपके बीच एक महत्वपूर्ण समाचारों के साथ। आज सुबह एक 16 वर्षीय लड़के का शव नेशनल हाई स्कूल के पीछे छोड़े गए गोदाम में मिला था। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्मों के निशान था। ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु से पहले उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया होगा। वर्तमान में पुलिस अपराधियों को खोजने की पूरी कोशिश कर रही है। 5 घंटे पहले नेशनल हाई स्कूल के पीछे सुनसान गोदाम में एक बुरी तरह से घायल लड़का पूरे शरीर पर खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। उसके नाखून खोदे गए थे, बाल खींचे गए थे और उसके चेहरे और शरीर पर कई कट के निशान थे। घटना से पहले राहुल के सामने समान उम्र के 3 अन्य लड़के थे
जबकि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोग राहुल के पीछे खड़े थे। वे दो यंग लड़के थे। राहुल ने धीरे और कमजोर स्वर में कहा, क्यों क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने वही किया जो तुमने मुझे बताया और उससे बात करना बंद कर दिया, तो क्यों? समूह के लड़कों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा, हमने आपको उससे दूर रहने के लिए कई बार कहा था। आप उसकी पहचान जानते हैं। वह बॉस कपूर से जुड़ी हुई है, हालांकि वह ये नहीं जानती, यह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया था। काफी समय पहले। उद्धरण चिन्ह। एक अन्य लड़के ने उपहास के साथ कहा, लेकिन बॉस कपूर ने तुम्हें मारने के लिए कहा है। वह कल की बात थी। बॉस कपूर को पता चला कि लिली कल स्कूल के बाद तुम्हारे घर आई थी, और कौन जानता है कि तुम दोनों ने अपने घर में क्या किया होगा। उद्धरण चिन्ह। अपने पूरे शरीर और चेहरे पर दर्द सहते हुए बोलते हुए राहुल के आंसू छलक पड़े। हमने कुछ नहीं किया, मैंने उसे आमंत्रित भी नहीं किया था। मैंने उसे पिछले हफ्ते स्कूल में मुझसे बात करना बंद करने के लिए भी कहा था, इसलिए उसने कभी बात नहीं की। पिछले हफ्ते से मेरे पास और मेरे घर आने का कारण ये था कि वह उस किताब को वापस करना चाहती थी जो मैंने उसे कुछ हफ्ते पहले दी थी। तो क्या? हा, अब तुम्हारी किस्मत पर मुहर लग गई है। बॉस कपूर ने हमें तुम्हें मारने के लिए कहा, और यह अंतिम है। बस अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण समझो कि तुम हमारे हाथों मरोगे। हा। राहुल की आंखों में दर्द, निराशा, अनिच्छा और क्रोध था जब उनका निधन हो गया। लेकिन राहुल के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। चेटूनी वर्ल्ड। राहुल की आंखों में दर्द, निराशा, अनिच्छा और क्रोध था जब उनका निधन हो गया। लेकिन राहुल के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। ये जगह कहाँ है? मैं कुछ नहीं देख सकता। ओह, मुझे याद आया, मैं उन कमीनों द्वारा मारा गया था। क्रूर, वे कितने क्रूर थे। तो यह वह जगह है जहां लोग मौत के बाद जाते हैं। इतना अंधेरा क्यों है? रुको, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। राहुल, अरे यार, क्या कर रहे हो यार? तुम इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्यों सो रहे हो? यार उठो, जल्द ही तुम्हारी बारी होगी। अरे तुम्हें क्या हो गया है? राहुल अपने भ्रमित विचारों के बीच अपनी आंखें खुली। अरे भाई, तुम आखिरकार जाग गए, जल्द ही तुम्हारी बारी आएगी। राहुल उस आवाज की ओर मुड़ा जो राहुल की दाहिनी ओर से आई थी। नीले बालों वाला एक लड़का राहुल के सामने हाथ लहरा रहा था। अरे भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम बीमार लग रहे हो। देखो, उस आदमी के ठीक बाद तुम्हारी बारी आएगी, इसलिए ध्यान दो और घबराओ मत। नीले बालों वाला लड़का ने राहुल से कहा। राहुल ने आंखें मली और चारों ओर देखा। कई लड़के और लड़कियां हॉल के बीच में चबूतरे को घेरे हुए थे, और मंच के बीच में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के अंदर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। लाल, नीली, काली, पीली आदि कई रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। एक अधेड़ उम्र का आदमी तालाब के पास खड़ा था जिसने अजीब खुदा हुआ पैटर्न वाला एक अजीब कपड़े पहना था। अपने हाथ में कागज को देखते हुए वह तेज आवाज में बोला, इलियास। करीब 16 साल का एक लड़का एक तरफ से निकला और उत्साह से मंच पर चला गया। अधेड़ उम्र का आदमी इलियास को तालाब के बीच में खड़े होने का इशारा करता है, और इलियास तालाब के बीच में जाकर खड़ा हो गया। तालाब की पानी इलियास के घुटनों तक पहुंच रहा था। 1 मिनट तालाब के बीच में खड़े रहने के बाद दो मछलियां, एक लाल और एक हरी, इलियास के चारों ओर तैरने लगीं। धीरे धीरे लाल मछली चमकने लगी जबकि हरी मछली वही रहने लगी। 10 सेकंड के बाद लाल मछली ने चमकना बंद कर दिया, जिसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक बार फिर तेज आवाज में बोले, इलियास, मिडिल ग्रेड फायर एफिनिटी और लो ग्रेड वुड एफिनिटी। परिणाम सुनकर आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन इससे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उसने इलियास को तालाब छोड़ने का इशारा किया। राहुल के सामने जो हुआ वह इतना अविश्वसनीय था कि राहुल को लगा कि राहुल सपना देख रहा हूं, लेकिन यह सपना नहीं था। राहुल को ऐसा लगा कि उसे किसी दूसरे की शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब है कि इस शरीर के पिछले मालिक की मृत्यु हो गई है। राहुल को अचानक डर लगने लगा। राहुल को जिंदा रहने का एक और मौका मिल गया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दुनिया में भी जीवित रहने के लिए जादू जरूरी है। अधेड़ उम्र के आदमी और उन चमकती मछलियों की बातें सुनकर यह दुनिया निश्चित रूप से राहुल को लगा कि यह पृथ्वी नहीं है जिसे वह जानता था। ऐसा लगता है कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो कहा उसे देखते हुए लोग इस दुनिया में तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर मैं किसी दिन बहुत शक्तिशाली बन सकता हूं और पृथ्वी पर लौट सकता हूं, और मैं अपना बदला लूंगा, राहुल ने मन ही मन सोचा। अधेड़ उम्र के आदमी द्वारा अपना नाम पुकारे जाने को सुनकर राहुल अपने विचारों से बाहर हो गया और मंच पर चला गया। थोड़ा घबराया हुआ था। मंच पर पहुंचने के बाद राहुल तालाब के बीच में चला गया और राहुल अपनी आंखें बंद कर लीं।
यदि कोई मछली मेरे चारों तरफ चक्कर लगता है तो मुझे भी कुछ लाभ या सोने की अंडा मिल सकती है, जैसे कि काल्पनिक उपन्यासों में उल्लिखित लोग हैं। फिर भी अगर यह सिर्फ भाग्य का एक मोड़ था, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ बहुत दुखी नहीं हूँ। अगर कोई एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ तो वह है कड़ी मेहनत करना। मुझे बेजोड़ प्रतिभा नहीं चाहिए, और अगर मैं औसत भी हूँ तो भी मैं इसे कड़ी मेहनत से बनाऊंगा, और यहाँ शॉर्टकट भी होने चाहिए। अगर मुझे अकल्पनीय दर्द भी सहना पड़े तो मैं शक्तिशाली बनने और बदला लेने के लिए इसे सह लूंगा, राहुल ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उन क्रूर शब्दों ने राहुल के विचारों में आया, राहुल ने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा। शून्य। राहुल के आसपास एक भी मछली नहीं तैर रही थी, और इसके बजाय मछलियां राहुल से खुद को दूर कर रही थीं। फिर राहुल अपने स्थान पर लौट आया और नीले बालों वाला लड़का उदास स्वर में बोला, लगता है हम दोनों को मौलिक योद्धा के कठिन रास्ते पर चलना है। मौलिक जादूगर बनने का कोई मौका नहीं है। उन शब्दों को सुनकर राहुल ने मन ही मन सोचा, अभी भी एक मौका है मेरे पास, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इस नए शरीर की लड़के के बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आमतौर पर मुझे इस शरीर के मस्तिष्क से यादें विरासत में मिलनी चाहिए थीं, लेकिन मुझे अपने पिछले जीवन की यादों के अलावा कुछ भी नया याद नहीं है। वैसे भी मुझे इस शरीर के योद्धा के बारे में पहले इस नीले बालों वाले लड़के से पूछना चाहिए, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता। मैं अभी भाई के साथ बुलाऊंगा क्योंकि उसने भी मुझे उसी तरह बुलाया था। फिर राहुल ने उस नीले बालों वाले लड़के से कहा, अरे भाई, क्या आप मुझे योद्धाओं के बारे में और बता सकते हैं? नीले बालों वाले लड़के ने राहुल को अजीब तरह से देखा और कहा, क्या आपको बुखार है या कुछ और? हमने अपनी कक्षा में पहले ही यह सीखा है। राहुल ने नाटक करते हुए एक अजीब तरह की मुस्कान के साथ कहा, यार, मैं थोड़े भूल गया था। नीले बालों वाले लड़के ने बोलने से पहले अपनी आंखें घुमाई और कहा, तात्विक योद्धा वे हैं जो ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करते हैं और मजबूत बनते हैं। वे मौलिक मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिन्हें मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन वे जादूगर की शक्ति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए परिष्कृत शरीर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली मौलिक योद्धा बनने का मार्ग एक कठोर है। उन्हें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए मौलिक रणनीति विकसित करनी होगी, जो कि वास्तव में दर्दनाक और कठिन है। छत्री मिसेज अनुराधा। नीले बालों वाले लड़के ने बोलने से पहले अपनी आंखें घुमाई और कहा, तात्विक योद्धा वे हैं जो ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करते हैं और मजबूत बनते हैं। वे मौलिक मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिन्हें मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन वे जादूगर की शक्ति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए परिष्कृत शरीर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली मौलिक योद्धा बनने का मार्ग एक कठोर है। उन्हें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए मौलिक रणनीति विकसित करनी होगी, जो कि वास्तव में दर्दनाक और कठिन है। राहुल ये सुनकर कहा, क्या मैं अपने शरीर को तात्विक ऊर्जा का उपयोग करके कहाँ परिष्कृत कर सकता हूँ? यार, अपने सोच की घोड़ों को पकड़ो। हम अपने शहर की प्लेस में आत्मीयता की जांच कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से इसे याद नहीं कर सकते। भले ही हर कोई जानता है कि एक प्रतिभाशाली ही इसे याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत करें तो इसे जल्दी से याद कर सकते हैं। नीले बालों वाला लड़के ने राहुल से कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अगला नाम पढ़ा, किएरा। नाम सुनते ही लोगों में कोहराम मच गया, क्योंकि लंबे गोरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की शान से मंच की ओर चल पड़ी। और जैसे ही लड़की ने तालाब में कदम रखा, हंगामा शुरू हो गया। नीली मछली, सुनहरी मछली और सियान मछली जल्दी जल्दी तैरकर उस लड़की की ओर बढ़ी और चमकने लगी। वे रुकने से पहले पूरे 1 मिनट तक चमकते रहे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ये देखकर हैरान था, वह अभी भी हैरानी से किएरा को देख रहा था। फिर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, किएरा, हाई ग्रेड वाटर एफिनिटी, हाई ग्रेड लाइट एफिनिटी और हाई ग्रेड एयर एफिनिटी। ऐसे मनमौजी नतीजे सुनकर भीड़ में कोहराम और बढ़ गया। हालांकि राहुल जादूगर और मौलिक योद्धा के बीच का अंतर नहीं जानता था। अरे भाई, उसे अपनी राक्षसी प्रतिभा के शीर्ष पर इतना अच्छा जादू मिला है, लेकिन वह हमारे लीग से बाहर है। चलो चलते हैं, हमें पहले अनाथालय में वापस जाना होगा, ये तय करने से पहले कि हमारे भविष्य के प्रशिक्षण के लिए किस स्थान पर शामिल होना अच्छा होगा है। मौलिक योद्धा के रास्ते पर, नीले बालों वाला लड़का ने राहुल से कहा। फिर दोनों हॉल से बाहर निकल गए। लगता है इस समय दोपहर हो गई है, राहुल ने मन ही मन सोचा। जब राहुल शहर में पहुंचा तो वह शहर को देखकर मन ही मन सोचता है कि
शहर इतना उन्नत नहीं दिखता है, शहर में कोई कार या बाइक भी नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए इसका मतलब है कि ये दुनिया विज्ञान पर ज्यादा विकसित नहीं हुई है, जिसे कारों और बाइक की जरूरत है। हालांकि इस दुनिया में घोड़ों और कुछ अजीब जानवरों को गाड़ी खींचते देखा जा सकता है। 15 मिनट पैदल चलने के बाद राहुल और नीले बालों वाला लड़का एक अनाथालय जैसे ही पहुंचे, 9-10 साल के बच्चे दोनों की तरफ दौड़े और पूछने लगे, अरे समर्थ, कैसा रहा रिजल्ट? राहुल, क्या आपको कोई एलिमेंट मिला? नीले बालों वाला लड़का असहाय होकर बोला, रुको, सब रुको, हम दोनों को कोई भी तत्व नहीं मिला। हम श्रीमती अनुराधा के साथ बात करने जा रहे हैं कि एलिमेंटल वॉरियर ट्रेनिंग के लिए कौन सी जगह सही होगी हम लोग के लिए। जब 9-10 साल के बच्चों को पता चला कि राहुल और समर्थ को कोई भी तत्व नहीं मिला है तो वह निराश हो गए। फिर बच्चों ने दोनों को हिम्मत दी और तितर बितर होने से पहले उन्हें कुछ मिठाइयां दी। राहुल और समर्थ फिर श्रीमती अनुराधा के कार्यालय चले गए। श्रीमती अनुराधा, जो अपने कार्यालय में थी, राहुल और समर्थ को देखकर कोमल स्वर में कहा, आप दोनों आज इतने दिनों के बाद कार्यालय में आए हो, ऐसा लगता है कि आप दोनों किसी जरूरी काम से कार्यालय आए हो। श्रीमती अनुराधा, हम दोनों असफल हो गए, समर्थ ने श्रीमती अनुराधा से कहा। आह, ऐसा भाग्य है। क्या आपने तय किया है कि मौलिक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस स्थान पर पंजीकरण करना है? श्रीमती अनुराधा ने कहा। समर्थ ने कहा, नहीं श्रीमती अनुराधा, हम आपसे इस पर चर्चा करने की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि आप इस तरह की चीजों के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। राहुल इस जादुई दुनिया में नया था और राहुल को इस दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए श्रीमती अनुराधा और समर्थ की बातें ध्यान से सुन रहा था। समर्थ श्रीमती अनुराधा से कुछ कहता उससे पहले राहुल ने कहा, क्या हम क्लाउड फैंटेसी पैलेस में शामिल नहीं हो सकते? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। राहुल की बातें सुनकर श्रीमती अनुराधा और समर्थ दोनों ने अजीब तरह से राहुल की तरफ देखा। राहुल को लगा कि वह कुछ गलत बोल दिया है। जब राहुल श्रीमती अनुराधा के कार्यालय में आ रहे थे तब रास्ते में राहुल के दिमाग में क्लाउड फैंटेसी पैलेस बारे में याद आने लगा। राहुल नहीं जानता था कि क्लाउड फैंटेसी पैलेस आखिर क्या है और यह उससे याद क्यों आ रहे हैं। वह तो इस दुनिया में पहले कभी आया भी नहीं था जो उसे क्लाउड फैंटेसी पैलेस के बारे में याद हो। राहुल को लगा कि यह यादें इस शरीर के मालिक का होगा, यानी कि राहुल की आत्मा अभी जिस शरीर में है उस शरीर के मालिक का होगा, जो अब उसे इस क्लाउड फैंटेसी पैलेस की नाम याद आ रहा है। उसे लगा कि इस शरीर के मालिक योद्धा या एक जादूगर होगा और क्लाउड फैंटेसी पैलेस प्रशिक्षण लेने का कोई स्थान होगा। ये जानने के लिए कि क्लाउड फैंटेसी पैलेस आखिर क्या है, इसीलिए राहुल ने श्रीमती अनुराधा से क्लाउड फैंटेसी पैलेस के बारे में कहा। मैं इतना कैसे लापरवाह हो सकता हूं जो जानकारी के बिना श्रीमती अनुराधा से कहा, कहीं मैं मुसीबत में ना पड़ जाऊं। राहुल मन ही मन सोचा। समर्थ बेबसी से और गंभीरता से बोला, भाई तुम्हें क्या हुआ है? आपके जागने के बाद आपके दिमाग में कोई समस्या आ गया है क्या? यह सामान्य ज्ञान है कि क्लाउड फैंटेसी पैलेस केवल एलिमेंटल जादूगरों की भर्ती करता है। समर्थ जिस राहुल को जनता था, दरअसल उस राहुल की मौत हो गई थी। जब इस नए राहुल की आत्मा पुराने वाले राहुल की शरीर में एंट्री किया तो उसकी आंखें खुल गई और उस डेड बॉडी में जान आ गई। जब पुराने वाले राहुल यानी कि उस शरीर के मालिक की मौत हो गई थी तब समर्थ राहुल के साथ ही था। राहुल ने समर्थ से कहा था कि मैं सोने जा रहा हूं, जब मैजिक प्रशिक्षण में मेरा नंबर आ तो मुझे जगा देना। च4 क्लाउड फैंटेसी पैलेस। जब पुराने वाले राहुल यानी कि उस शरीर के मालिक की मौत हो गई थी तब समर्थ राहुल के साथ ही था। राहुल ने समर्थ से कहा था कि मैं सोने जा रहा हूं, जब मैजिक प्रशिक्षण में मेरा नंबर आ तो मुझे जगा देना। संयोग भी इतना तगड़ा था कि जब समर्थ राहुल को जगाने के लिए गया तो उसी समय राहुल की आत्मा एंट्री किया और बेजान पड़े डेड बॉडी में फिर से जान आ गई। और इस डेड बॉडी में एंट्री करने के बाद नई राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जिससे समर्थ को कुछ पता नहीं चला कि राहुल की मौत हो गई है और उस डेड में किसी और ने अपना कब्जा जमा लिया है। राहुल अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कुछ चीजें भूलता रहता हूँ। वैसे भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें और मुझे बताएं, क्या क्लाउड फैंटेसी पैलेस के बराबर कोई जगह है जो एलिमेंटल वॉरियर्स की भर्ती और प्रशिक्षण भी देता है? अरे यार, मैं तो आप लोगों को ये तो नहीं बता सकता कि मैं एक दूसरी दुनिया का राहुल हूं और आप लोग जिस राहुल को जानते हैं दरअसल उसकी मौत हो गई है। मैं तो दूसरी दुनिया से आ टपका हूं इस डेड बॉडी में। अब मुझे सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी को भी मुझ पर शक हो जाएगा, राहुल ने मन ही मन सोचा। श्रीमती अनुराधा ने पूरी गंभीरता से कहा, ऐसे कई गुट हैं जिनकी तुलना क्लाउड फैंटेसी पैलेस से की जा सकती है जो मौलिक योद्धाओं और जादूगरों दोनों की भर्ती करते हैं। हालांकि वे बहुत दूर हैं।
श्रीमती अनुराधा की चेहरा परेशान दिख रहा था और उसने आगे कहा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास केवल आप में से एक को भेजने के लिए पैसे हैं। श्रीमती अनुराधा की बात सुनकर राहुल को खुशी हुई, लेकिन बाद में श्रीमती अनुराधा ने जो कहा उससे राहुल की खुशी फिर से मायूसी में बदल गया। राहुल को लगा कि समर्थ को यह मौका देना चाहिए, लेकिन यह मैं नहीं हूं, यह इस शरीर के पिछले मालिक के सच्ची रिश्ता दोनों के बीच मालूम होते हैं, या तो वे असली खून के भाई हैं या सबसे अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले कि राहुल समर्थ और श्रीमती अनुराधा से यह मौका देने का अनुरोध कर पाता, समर्थ ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, श्रीमती अनुराधा कृपया राहुल को यह मौका दें। वह किसी भी चीज में मुझसे ज्यादा मेहनत करता है और उसका लक्ष्य मुझसे भी ऊंचा है, तो उसे यह मौका दिया जाना चाहिए। मैं बस एक गुट में शामिल हो जाऊंगा जो हमारे शहर के पास है। अगर मैं पास में कहीं शामिल हो जाऊं तो मैं अनाथालय में भी अधिक बार जा सकता हूं। ये समर्थ इतना अच्छा आदमी है। राहुल मन ही मन सोचा और कहा, धन्यवाद भाई। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस शरीर के पिछले मालिक का क्या उच्च लक्ष्य था। मेरा लक्ष्य छोटा नहीं है, मुझे पावरहाउस बनना है और बदला लेने के लिए अपनी दुनिया पर लौटना है। लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता, यहाँ मेरा एक दुश्मन है। ये देखते हुए कि इस शरीर के पिछले मालिक की मृत्यु कैसे हुई, एफिनिटी टेस्टिंग हॉल टाउन में पहुंचने से पहले 100% संभावना थी कि उसे जहर दिया गया था। राहुल मन ही मन सोचा। राहुल और समर्थ वापसी लौटने से पहले श्रीमती अनुराधा से थोड़ी और बात की, फिर दोनों कार्यालय से वापसी लौट गए। कमरे में प्रवेश करने के बाद राहुल समर्थ से पूछा, अरे भाई, क्या हम द एफिनिटी टेस्टिंग हॉल में पहुंचने से पहले कहीं गए थे? मुझे कुछ चीजें याद नहीं आ रही हैं। समर्थ ने आह भरी और कहा, लगता है तुम्हारी यादों में कोई दिक्कत है। क्या आप हमारे शहर में डायन डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं? लेकिन इसमें कुछ पैसे खर्च होंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे किसी डायन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कौन जानता है, मैं वैसे भी कुछ नींद के बाद ठीक हो सकता हूँ। क्या आप पहले मुझे बता सकते हैं कि हमने एफिनिटी टेस्टिंग हॉल में पहुंचने से पहले क्या किया था? राहुल ने समर्थ से पूछा। अपना अनाथालय छोड़ने के बाद हम नाश्ते के लिए अनाथालय के पास रयान इन में गए, क्योंकि हम आज वहां खाने के लिए अपने पैसे बचा रहे थे। आप ही थे जिन्होंने इस योजना को अच्छी चीजें खाने का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि इससे परीक्षण में मदद मिल सकती है। ऐसा लगता है कि आपका बेवकूफी भरा विचार काम नहीं आया। इतना कहकर समर्थ जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा। ये बात सुनकर राहुल शर्मिंदा हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि इस शरीर के पिछले मालिक को वहां खाने के दौरान सराय में जहर दिया गया होगा। राहुल की आत्मा जिस शरीर में आ टपका था, यानी कि उस शरीर के मालिक की मौत कैसे हुई थी, यही पता लगाने के लिए राहुल समर्थ से उसके बारे में पूछ रहा था। क्योंकि राहुल को लगा कि समर्थ उसका सब बेस्ट दोस्त या भाई है और दोनों साथ में ही रहता था, तो समर्थ को सब कुछ मालूम होगा कि राहुल यानी कि और शरीर के मालिक क्या क्या करता था और मौत होने से पहले वह कहाँ कहाँ गया था। राहुल समर्थ से एक बार फिर एक सवाल पूछा, समर्थ, क्या शहर में कोई था जिससे मेरी दुश्मनी थी? जैसे कोई दुश्मन था जो मुझे मारना चाहता था। क्योंकि राहुल इस शरीर में कब्जा कर लिया था और लोग यही जानते हैं कि वह इसी दुनिया का है, क्योंकि लोगों को तो यह नहीं मालूम था ना कि वह राहुल नहीं बल्कि उसकी शरीर में किसी और की आत्मा है। इसलिए इस शरीर के मालिक का दुश्मन उसका भी दुश्मन है। समर्थ ने पहले एक सेकंड के लिए हंसना बंद कर दिया, फिर वह और भी जोर से हंसा और बोला, भाई, आसपास के सभी लोग आपके व्यक्तित्व को जानते हैं। आपको परेशानी पसंद नहीं है, कम से कम रहता है और चुपचाप कड़ी मेहनत करता है। मैंने आपको कभी लड़ते नहीं देखा पहले किसी के साथ, इसलिए मुझे संदेह है कि कोई भी मारना चाहता है आपको। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? राहुल समर्थ पर मुस्कुराया और जवाब दिया, कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरा एक बुरा सपना था और मुझे भी ज्यादा याद नहीं है, इसलिए। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी तुम लेने जा रहे हो दोपहर की झपकी, ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। च5 इन कीपा। राहुल समर्थ पर मुस्कुराया और जवाब दिया, कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरा एक बुरा सपना था और मुझे भी ज्यादा याद नहीं है, इसलिए। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी तुम लेने जा रहे हो दोपहर की झपकी, ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। राहुल चीजों को देखने के लिए गुप्त तरीके से सराय में जाना चाहता था, क्योंकि राहुल पता करना चाहता था कि इस शरीर के मालिक यानी राहुल की मौत कैसे हुई है। जब राहुल समर्थ से सुना कि इस शरीर के मालिक यानी कि राहुल का कोई दुश्मन नहीं था और वह किसी से भी नहीं लड़ता था, फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई,
मुझे यह मत बताना कि वह किसी बेवकूफ़ी भरी बकवास के कारण मरा गया था। एक लड़की मुझसे मिलने आती है और मैं अगले दिन मर जाता हूँ। मेरे साथ जो हुआ उससे याद करके ही मैं ईश्वर की शपथ लेना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? यदि उनकी मृत्यु भी मेरी ही तरह मूर्खतापूर्ण और क्रोधित करने वाली होती, तो यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण और घिनौना संयोग होगा। राहुल मन ही मन सोचा। राहुल फिर सराय में जाने के लिए समर्थ को विदा बोलकर निकल गया। सराय पहुंचे के बाद राहुल को पता चला कि इस सराय का नाम रेयान सराय है। फिर राहुल देखता है कि सराय इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ग्राहक अंदर और बाहर जा रहे हैं। राहुल सराय के अंदर गया और मेनू को देखने लगा कि ऑर्डर करने के लिए सबसे सस्ती चीजें हैं या नहीं। लेकिन 2 मिनट के बाद, इससे पहले कि राहुल कुछ सस्ता ऑर्डर कर पाता, वेटर राहुल के पास आया और राहुल से कहा, क्या आप कृपया मेरे साथ बॉस से मिलने आ सकते हैं? हम बस कुछ चीजें साफ करना चाहते हैं और हमारे बॉस ने वादा किया कि आप उससे मिलकर संतुष्ट हो जाएंगे। अंत में उद्धरण चिन्ह, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जब मैंने इस समय अपना चेहरा तक नहीं दिखाया तो मुझे पहचाना भी कैसे गया? लानत है। आह, ऐसा लगता है कि मेरे पास इसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वेटर के बोलने का तरीका अजीब लग रहा है। आम तौर पर उन्हें मुझे धमकी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सौम्य और लगभग विनतीपूर्ण तरीके से बात की। मुझे अधिक से अधिक लगता है कि पिछले राहुल की मृत्यु के तरीके में कुछ गड़बड़ है। राहुल मन ही मन सोचा। फिर राहुल आहें भरते हुए खड़ा हो गया और वेटर के पीछा पीछा चलने लगा। इस वेटर को देखकर राहुल को लगा कि उसके पास एक मौका होना चाहिए और स्थिति कुछ अलग हो। अगर यह राहुल लिए एक मौका है तो राहुल सब कुछ समझने का प्रयास करेगा कि आखिर उस वेटर का बॉस उसे क्यों बुलाया है। कुछ ही देर में चलकर राहुल बॉस के ऑफिस पहुंचे। वेटर ने दरवाजा खोला और राहुल को अंदर जाने के लिए हाथ से इशारा किया। राहुल कार्यालय में कदम रखा, जो बहुत बड़ा नहीं था। एक मेज, उस मेज के पीछे एक कुर्सी जिस पर सराय का मालिक बैठा था, और मेहमानों के लिए मेज के दूसरी तरफ 2 कुर्सियां थीं। सराय का मालिक खड़ा हुआ और राहुल को देखकर प्रणाम किया, फिर बोले, राहुल, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत अफसोस है। हम पूरी तरह से आपको जहर देने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन भोजन बदल दिए गए थे और जहरीला भोजन आप तक पहुंचा दिया गया था। हमारे सराय में आप जैसे ही खाना ऑर्डर किया था। चूंकि आप उस घातक जहर को दूर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी पीठ के पीछे कोई है। हम ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते हैं। हमने अभी हाल ही में ये काम शुरू किया है और यह एक दुर्घटना है, लेकिन आप इस मामले को दबाने की कीमत बता सकते हैं क्योंकि आप ठीक हैं। मैं आपकी शर्तों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। रुकना क्या? भाड़ में जाओ। आप मुझे मारने की कोशिश की है और बोल रहे हैं कि यह एक दुर्घटना है। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि यह एक दुर्घटना है? समीर ने सराय के मालिक से कहा। फिर समीर तुरंत एक अच्छी योजना के बारे में सोचा और अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद समीर आत्मविश्वासी आवाज में बात की और उपहास किया। जब मेरे गुरु ने जहर को दूर किया तो उन्होंने कहा कि यह एक उच्च स्तर का जहर है, लेकिन जब से तुमने मुझे जहर देने की हिम्मत की, मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि वे अगले दिन सूरज को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। बॉस के शरीर से पसीना गिरने लगा जैसे ही वह बोला, कांपते हुए, कृपया, ये हमारी ओर से एक गलती थी। क्या आप कृपया अपने गुरु से हमें क्षमा करने के लिए कह सकते हैं? मैं अपने जीवन को छोड़कर कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। मुझे संदेह है कि आपके पास कुछ भी है जो मेरे गुरु की मदद कर सकता है। चलो देखते हैं। राहुल बोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए एक विचारशील अभिव्यक्ति को अपनाया। आप मुझे अपनी सबसे कीमती सामान क्यों नहीं दिखाते? मैं देखूंगा कि क्या वे मेरे गुरु में रुचि जगा सकता है। ये सुनकर बॉस बाईं दीवार की ओर भागने से पहले उठ खड़ा हुआ। दीवार के एक हिस्से के खिसकाने से पहले उसने इधर उधर कुछ देखा और एक तिजोरी निकला। बाद में उसने अपनी उंगली पर एक अंगूठी निकाली और उस छेद पर रख दी जो तिजोरी पर था। तिजोरी खोली गई, जिसमें 2 स्क्रॉल और एक थैली दिखाई दे रही थी। उसने उन दोनों को मेज पर रख दिया और बोला, कृपया बैठिए और इन चीजों की जांच कीजिए। ये मेरी सबसे कीमती सामान है। एक मिडिल ग्रेड एलिमेंटल आर्ट एक्वा सरपेंट है और दूसरा हाई ग्रेड एलिमेंटल टैक्टिक्स मैग्मा फिस्ट है। थैली में 2 मिड ग्रेड और 10 लो ग्रेड वाटर क्रिस्टल होते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें।